इज्जतें, शोहरतें, उल्फतें, चाहते सब कुछ इस दुनिया में रहता नहीं। आज मैं जहां हूं कल कोई और था। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था। तारीख 18 जुलाई 2012 दोपहर के ठीक 1:30 बजे मुंबई के काटर रोड पर समंदर की लहरें शोर मचा रही थी। लेकिन उस आलीशान बंगले आशीर्वाद के बेडरूम में सन्नाटा इतना गहरा था कि दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक भी हथौड़े की तरह लग रही थी। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी एक झलक के लिए लड़कियां अपनी अंगुलियां काटकर खून से मांग भर लेती थी, वो आखिरी वक्त में बिल्कुल अकेला था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी मौत से ठीक 40 साल पहले ही उनकी बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। फिल्म महबूबा के सेट पर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने काका की आंखों में देखकर एक ऐसी बात कही थी जिसने बॉलीवुड के पहले सियासन को हिलाकर रख दिया था। उन्होंने कहा था, राजेश खन्ना इज फिनिश्ड। आखिर एक सुपरस्टार जिसे लोग भगवान मानते थे, उसके मुंह पर यह बात क्यों कही गई? और क्या वाकई उसी पल काका का साम्राज्य ढह गया था? दुनिया कहती है कि अमिताभ बच्चन ने राजेश खन्ना का करियर खत्म किया, लेकिन सच की परत इससे कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है। गौतम चिंतामणि की किताब द डार्क स्टार, लॉनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर के लिखे हुए कड़वे शब्द कुछ और ही गवाही देते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कि एक बंगला, एक सिल्क की लुंगी और एक लाल डायरी के अहंकार ने उस इंसान को डुबो दिया जिसने लगातार 17 गोल्डन जुबली फिल्में दी थी। कहानी शुरू होती है 1969 से 1971 के बीच। आराधना की सफलता ने राजेश खन्ना को रातों रात भगवान बना दिया था। कटी पतंग, सच्चा झूठा, दुश्मन, दो रास्ते, हर फिल्म में बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रही थी। लोग कहते थे ऊपर आका नीचे काका, पर सफलता का नशा जब सर चढ़ता है तो इंसान जमीन छोड़ देता है। काका को लगने लगा कि राजा को एक महल चाहिए। उन्होंने राजेंद्र कुमार से उनका बंगला आशीर्वाद खरीदा। पैसा कम था तो मजबूरी में एक ऐसी फिल्म साइन की जिसकी कहानी उन्हें रत्ती भर पसंद नहीं थी, हाथी मेरे साथी। यहीं पर वो विवाद हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। इस फिल्म की कहानी ठीक करवाने के लिए उन्होंने सलीम और जावेद को बुलाया। काका ने वादा किया था कि उन्हें पोस्टर पर क्रेडिट मिलेगा, पैसे मिलेंगे। लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई और सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी तो पोस्टर से सलीम जावेद का नाम गायब था। सलीम खान को इस बात का गहरा मलाल था। उस दिन उन दोनों राइटरों के सीने में जो आग लगी, उसने बॉलीवुड की सबसे बड़ी दुश्मनी की बुनियाद रखी। उन्होंने कसम खा ली थी कि वो इसे सुपरस्टार का विकल्प ढूंढ कर रहेंगे। 1972 की शुरुआत और अचानक काका के करियर में ग्रहण लग गया। एक के बाद एक 6 फिल्में फ्लॉप, जोरू को गुलाम, शहजादा, मालिक। आखिर रातों रात क्या बदल गया था? काका ने खुद को आशीर्वाद में कैद कर लिया। वहाँ एक अजीब और डरावनी परंपरा शुरू हुई। काका अपनी सिल्क वाली लुंगी पहनकर एक ऊंचे चबूतरे पर बैठते थे और नीचे उनके चमचों का दरबार लगता था। नियम साफ था, जो तारीफ करेगा वही दरबार में रहेगा। शक्ति सामंत जैसे बड़े डायरेक्टर को भी बाहर इंतजार कराया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं, उसी दौरान सेट पर एक नया लड़का चुपचाप सब देख रहा था, अमिताभ बच्चन। बावर्ची के सेट पर जब अमिताभ जया बच्चन से मिलने आते थे तो काका उन्हें मनहूस कहकर अपमानित करते थे। तब जया बच्चन ने वो भयानक भविष्यवाणी की थी, एक दिन दुनिया देखेगी ये लड़का कहाँ होगा और राजेश खन्ना कहाँ। काका को अपनी हार का डर सताने लगा था, इसलिए वो दरबार में बैठकर अपनी झूठी तारीफें सुन रहे थे। उन्होंने नमक हराम फिल्म में ऋषिकेश मुखर्जी से जिद करके वो रोल लिया जहां उन्हें मरना था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मरने वाले हीरो को दर्शक ज्यादा प्यार देंगे। पर फिल्म रिलीज हुई तो लोगों की तालियां अमिताभ के लिए बज रही थी। काका ने खुद माना था, उस दिन मुझे लग गया कि मेरा समय जा चुका है। पसीने की एक बूंद काका के माथे से फिसलकर उनकी आंखों के पास रुक गई थी। सामने स्क्रीन पर नमक हराम की स्क्रीनिंग चल रही थी और सन्नाटे से भरे उस प्रीव्यू थिएटर में सिर्फ प्रोजेक्टर के घूमने की आवाज आ रही थी। 70 के दशक के ढलते सूरज के साथ काका का अकेलापन बढ़ता गया। आशीर्वाद की दीवारों पर लगी उनकी बड़ी बड़ी तस्वीरें अब उन्हें चढ़ाने लगी थी। पर फिर 80 के दशक की शुरुआत में एक आखिरी उम्मीद जागी। सौतन और अवतार सुपरहिट हुई। लगा कि राजा का वनवास खत्म हुआ। लेकिन नियति का चक्र देखिए, काका ने फिर वही पुरानी गलतियां दोहराई, वही इनडिसिप्लिन, वही अहंकार। और फिर वो मोड़ आया जहां सिनेमा के भगवान ने राजनीति की दलदल में कदम रखा। राजीव गांधी का वो फोन कॉल, दिल्ली की वो तपती गर्मी और लाल कृष्ण अडवाणी के खिलाफ वो कड़ा मुकाबला। काका को लगा था कि दिल्ली का तख्त उन्हें वो
सम्मान वापस देगा जो बॉलीवुड ने उनसे छीन लिया है। लेकिन जिस दिन दिल्ली में वोटिंग हो रही थी उसके ठीक अगले दिन चेन्नई के श्री पेरन वंदूर में एक धमाका हुआ। राजीव गांधी का कत्ल हो गया। उस धमाके की गूंज ने काका के राजनीतिक भविष्य के चितड़े उड़ा दिए। काका के पास अब ना तो फिल्मों का आशीर्वाद बचा था और ना ही राजनीति का हाथ। राजीव गांधी के जाने के बाद पीवी नरसिम्हा राव ने काका को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया। वो सिर्फ एक गुमनाम सांसद बनकर रह गए। राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने कई बार अपनी स्पीच तैयार की, लेकिन पार्टी से बुलावा कभी नहीं आया। अंत में वो इंसान जिसने पूरी दुनिया के दिलों पर राज किया वो बिल्कुल अकेला हो गया। आखिरी दिनों में जब वो हेवेल्स के विज्ञापन के लिए कैमरे के सामने आए तो उनकी आंखों में वो पुराना सुपरस्टार नहीं बल्कि एक थका हुआ इंसान दिख रहा था। अक्षय कुमार ने बाद में इंटरव्यू में बहुत बड़ी बात कही, मैंने अपने ससुर की गलतियों से सीखा कि अनुशासन, डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा स्टारडम है। राजेश खन्ना का पतन किसी अमिताभ या किसी सलीम जावेद की वजह से नहीं हुआ, उनका पतन उस अहंकार की वजह से हुआ जिसने उन्हें वक्त के साथ बदलने नहीं दिया। आशीर्वाद बंगला आज मिट्टी में मिल चुका है, लेकिन उसकी कहानी आज भी नए कलाकारों को ये सीख देती है कि उड़ान कितनी भी ऊंची हो, जमीन कभी नहीं छोड़नी चाहिए।